ठीक, कंपनीज एक्ट वाला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 19 जनरल मीटिंग्स की हम बात कर रहे थे। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 108। यहाँ पे वोटिंग की बात हो रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल है, हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग करवाना अलाउड भी है और आजकल ये ट्रेंडिंग भी है, सारी कंपनीज ये यूज़ कर रही है। अगर आप कंपनी में फिजिकली मीटिंग अटेंड करने गए हो तो जो वोटिंग बाई पोल होता है वो पोल वाले मेथड में भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। आप डिवाइस के ऊपर वोट कर दो, सिस्टम अपने आप गिन लेगा, इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल काउंटिंग की नीड नहीं है। तो टाइम सेविंग के लिए वो अच्छा है और कन्वीनियंट और एक्यूरेट भी रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पोस्टल बैलेट वाले मेथड पे जाएं जहाँ घर बैठे वोटिंग हो रही है तो उसमें भी रिमोट ई वोटिंग का सिस्टम आ चुका है। आप वो लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिलअप करके जो भी आपका आईडी पासवर्ड है आप अपना वोट सबमिट कर सकते हो। फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। तो बेसिक आइडिया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का वही है। अब एप्लीकेबिलिटी बताई हुई है जो सेक्शन का पार्ट है 108 का, कौन सी कंपनीज को ये अलाउ किया गया कि इनके लिए मैंडेटरी है उस पर बात हो रही है। देखिए लैंग्वेज के साथ चलते हैं। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज कौन कौन सी हैं? ऑल कंपनीज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो इन सब कंपनीज को अलाउ किया है और प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोट लेना अलाउ किया जाएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करो। एंड ऑल कंपनीज हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स। तो इन सब के लिए तो एप्लीकेबल कर ही दिया। बाकी कंपनीज को वॉलंटरीली भी यूज करना हो तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, बट इनके लिए सिस्टम मैंडेटरी हो गया। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 108 शैल नॉट अप्लाई टू। डेली का है तुम लोग क्या करते हो? दूर रखा करो। चलो, तो दो क्राइटेरिया हमने देखे ना, एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए, दूसरा बोला 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है उन कंपनीज के लिए। प्रोविजन में बोल रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108 शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी रिफर्ड टू इन द गिवन चैप्टर। चैप्टर नंबर दे रखे हैं और उसके बारे में बताया हुआ। कंपनीज हु आर लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका एक्सचेंज अलग होता है, उन पे जो लिस्टेड है वो। और कंपनीज लिस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स विदाउट आईपीओ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो इनको बोला है कि आप ये सेक्शंस फॉलो नहीं करोगे चलेगा, बाकी नॉर्मली जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए मैंडेटरी। फॉलोइंग कंपनीज आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ ई वोटिंग। एम्बिट मतलब वही कि उसकी रेंज के बाहर है। कंपनीज हैविंग डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी जिसके सिर्फ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ही लिस्टेड है, ऐसा भी सेटअप होता है और ऐसी कंपनीज के लिए 108 सेक्शन मैंडेटरी नहीं होगा। बाकी एसएमई वाला पॉइंट ऊपर कवर कर लिया, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म वाला भी पॉइंट आ गया, तो रिपीट हो रहा है। तो इन तीन एंटिटीज के लिए एक्सक्लूजन है। ध्यान रखना एक्सक्लूजन वाले पॉइंट वो लोग यूज करते हैं, केस में तो खासकर यूज होता है। तो जो हाउएवर, एक्सेप्ट दैट, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ये कंपनी लॉ के पेपर में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जनरल कंडीशन सबको पता है, वो आंसर आप लिख भी दोगे, एक्सेप्शन याद नहीं होते। और एक्सेप्शन के बेस पे जब केस शुरू करेंगे, अगर आपने सेक्शन समझा भी दिया पूरा एक्सेप्शन को इग्नोर करते हुए, तो भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ना, आधे से ज्यादा तो मार्क्स मिलने वाले हैं, उससे कम ही मिलेंगे। तो वो फिर उतना स्कोर नहीं कर पाओगे आप जितना करना चाहिए। इसलिए बोला है कि एक्सेप्शंस पे फोकस करें। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट वही तो बात हो रही थी पीछे कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट करना अलाउ किया जाएगा, इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। अ रिजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर्ड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल नॉट बी विड्रॉन। इसका मतलब ये सिस्टम फॉलो होना ही चाहिए और ऐसे रिजोल्यूशन का विड्रॉ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जब मैंडेटरी है तो मेंबर का राइट है कि उसको ऑप्शन मिले कि वो ऐसे वोट कर सके। तो बेसिक बात होगी। आगे, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग करवा रहे हैं इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उस पर कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई किए। सबसे पहले बोला है द बोर्ड शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर्स फॉर ई वोटिंग और द बैलेट प्रोसेस। स्क्रूटिनाइजर वर्ड को हाईलाइट कर लो, आगे अभी इस पर बात होने वाली, क्योंकि ये काम भी आप कर सकते हो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। स्क्रूटिनाइजर वर्ड का मतलब पता है, स्क्रूटिनाइज करना, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही होने वाला है। जब वोटिंग प्रोसेस होता है तो वोटिंग का रिजल्ट भी तो डिक्लेयर करना है। अब चाहे वो बैलेट पेपर पे हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, कोई ऐसा ऑफिसर या न्यूट्रल पर्सन चाहिए जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे और जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सके कि इसने सही से कैलकुलेट किया होगा। तो वो काम यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर का है, ठीक है। और ये काम एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट या और भी कोई रेप्यूटेड पर्सन हो वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दे शैल स्क्रूटिनाइज द ई वोटिंग प्रोसेस और द बैलेट प्रोसेस एज द केस में बी इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सिंपल हो गया। Next, scrutinizer so appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well versed with the e-voting system। ये जो scrutinizer है ये भी किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं कि भाई ठीक है आपने मुझे अपॉइंट किया है, लेकिन टेक्निकल काम है जो ई वोटिंग वाला वो एक बार मुझे आइडिया नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ये सब चीजें हैं। तो कोई अगर एक्सपर्ट हो जो ये काम को करना जानता है, अगर मैं उसकी हेल्प ले लूँ और फिर आपको रिजल्ट दूँ तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आउटसाइडर पर्सन है, फेयर रिजल्ट ही मिलने वाला है। स्क्रूटिनाइजर सो अपॉइंटेड मे टेक असिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज द स्क्रूटिनाइजर शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटिनाइजर एंड प्लेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये स्क्रूटिनाइजर खुद से थोड़ी ना परमिशन लेगा।
मैं पॉइंट वेरीफाई कर लेता हूँ एग्जैक्टली क्या है, उसको भी रहने दो, परमिशन किससे ऑब्टेन करनी है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपॉइंटिंग एन एजेंसी। अब ये NSDL CDSL के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो रही है तो इनका रोल भी रहेगा बीच में। डिसाइड द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स। किसको वोट करने का राइट मिलेगा वो डिपेंड करता है मेंबर कौन है। अच्छा, मेंबर कौन है ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि शेयर्स तो रोज खरीदे बेचे जाते हैं। तो इसके लिए कट ऑफ डेट अपने डिसाइड कर लेंगे कि इस डेट पे जो शेयर होल्ड कर रहा होगा उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, अगर उसके पहले आपने शेयर बेच दिए तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है, और ये तो डिविडेंड के लिए भी होता है, हमने देखा हुआ है, सेम बात है। इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग और वोटिंग एट द मीटिंग शैल बी द डेट नॉट अर्लियर देन 7 days प्रायर टू द डेट फिक्स्ड फॉर द मीटिंग। ये डेडलाइन दे दी कि इससे पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, जो कट ऑफ डेट है वो मीटिंग की डेट से 7 दिन पहले की हो सकती है, उससे अर्लियर नहीं हो सकती, ये बोला हुआ है। दूसरा, ओनली मेंबर्स एज ऑन द कट ऑफ डेट हु हैव नॉट एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स थ्रू रिमोट ई वोटिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग। ये इंप्लाइड था, अगर आपको रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन दिया था बट आप तो मीटिंग में जाने वाले हो, तो फिर आप रिमोट वोटिंग क्यों करोगे, मीटिंग में जाके ही वोट कर देना। रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी उन लोगों को दी गई है जो एक्चुअली में उस दिन मीटिंग के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपने वोट नहीं किया और आप मीटिंग में चले गए तो ऑन दैट डे इमीडिएटली भी आप वोट कर दोगे तो भी काउंट हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। ऑथोराइज द चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस एनी अदर डायरेक्टर टू रिसीव द स्क्रूटिनाइजर्स रजिस्टर रिपोर्ट ऑन ई वोटिंग एंड अदर रिलेटेड पेपर्स विद रिक्विजिट डिटेल्स। वो तो रहेगा, चेयरमैन के पास अथॉरिटी है, या अगर वो एब्सेंट है तो किसी और डायरेक्टर को अथॉरिटी देंगे स्क्रूटिनाइजर के साथ जो भी डील करना है, उसे जो रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। द स्क्रूटिनाइजर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। ये अंडरलाइन कर लो, ड्यूरेशन 3 days। द चेयरमैन और एनी अदर डायरेक्टर सो ऑथोराइज्ड शैल काउंटर साइन द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट सो रिसीव। चेयरमैन को साइन करना पड़ेगा स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट पे, या और कोई डायरेक्टर जिसको अथॉरिटी वो कर सकते हैं। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड द बिजनेस मे बी ट्रांजैक्टेड थ्रू सच वोटिंग। आपके नोटिस में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि ऐसी फैसिलिटी है, मेंबर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। द फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बैलेट पेपर शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote system shall be able to exercise their right at the meeting। वो हमने ऊपर भी देखा, सेम पॉइंट आ गया। थर्ड में, that the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not entitled to cast their vote again। सब कॉमन सेंस वाली बात हो रही है। आप मीटिंग अटेंड करने आने वाले हो, आपने सोचा रिमोट ई वोटिंग का मेल तो सबको आया है, वोट तो करके रख देते हैं, मीटिंग में बाई चांस उस दिन नहीं जा पाए तो आपने वोट कर दिया। अच्छा, मीटिंग के दिन आप फ्री थे और आप वोट करने मतलब मीटिंग अटेंड करने चले गए, तो वापस जाके वोट करोगे क्या? ऑलरेडी एक बार आपका वोट रजिस्टर हो चुका है ना, तो रिपीट तो होगा नहीं। ये बातें इंप्लाइड होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार क्लैरिफाई कर ही दिए कि कोई इसमें डिस्प्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो 108 की सारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 109 और इसमें डिमांड फॉर पोल की बात हो रही है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था, पहले शो ऑफ हैंड्स होता है, फिर ऑब्जेक्शन आए तो बाई पोल होता है। पोल के अंदर अभी पीछे देख रहे थे रिमोट ई वोटिंग होगा तो साथ में ई वोटिंग होगा तो साथ में कनेक्ट हो गया। अब लैंग्वेज के साथ कवर करते हैं इसको। बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रिजोल्यूशन बाई शो ऑफ हैंड्स, स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो रही है। अ पोल में बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन हिज ओन मोशन एंड शैल बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय हिम ऑन डिमांड मेड इन दिस बिहाफ बाय द फॉलोइंग पर्सन। या तो चेयरपर्सन खुद सुओ मोटो डिसीजन ले ले कि भाई शो ऑफ हैंड्स वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर कुछ मेंबर्स का ऑब्जेक्शन आने पे भी पोल की बात हो सकती है। कितने मेंबर्स का ऑब्जेक्शन आएगा तो ये देखा जाएगा, वो बताया। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो बोला है बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन or by proxy were allowed having not less than 1/10 of the total voting power or holding shares on which the aggregate sum of not less than rupees 5 lakh or such higher amount as may be prescribed has been paid up। ये क्राइटेरिया है। तो 1/10 शेयर होल्ड करने वाले लोग मेंबर्स, या फिर जिनके पास एटलीस्ट 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल के एग्रीगेट शेयर्स हैं, इतने मेंबर्स अगर बोलेंगे कि ये शो ऑफ हैंड्स नहीं चलेगा तो फिर पोल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और अगर ऐसी अदर कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं है तो 5 लाख वाली लिमिट हटा दी, सिर्फ 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और काफी जगह ऐसे ही क्राइटेरिया आता है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात होती है तो कितनी बार 1/10 और 100 या ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे 1/10 के साथ 5 लाख रुपीज था। चेयरमैन शैल गेट द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड वेरीफाइड। चेयरमैन चेक करेंगे डिमांड वैलिड है या नहीं, फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। इंप्लाइड है, थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहे हो, पहले पोल डिमांड किया फिर बोले नहीं छोड़ो जाने दो, जो चल रहा है वो ठीक है, तो आप अपनी डिमांड वापस भी ले सकते हो। ये भी अलाउ किया, वापस लेना अलाउ कर रहे तो अच्छा है ना, मेहनत बच जाएगी ना, फिर पोल नहीं करवाना पड़ेगा, जो शो ऑफ हैंड से रिजल्ट आएगा वही देख लेंगे। टाइम फॉर टेकिंग द पोल एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, ओके। अ पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ इफ इट इज डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ये सब मैटर के लिए पोल करवाया जा सकता है, इन शॉर्ट ये बता दिया।
A poll shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made or by any other on any other question. तो इन शॉर्ट कितने टाइम के अंदर पोल करवा देना पड़ेगा, उसकी डेडलाइन दे दी, दैट इज 48 hours. Chairman shall announce the date, venue and time for taking the poll to enable the members to have adequate and convenient opportunity to exercise their vote. तो ये पहले से बता देंगे कि हम कब ये सिस्टम फॉलो करने वाले हैं, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी. The chairman may permit any member who desires to be present at the time of counting the votes. ये होते हैं मीटिंग में ऐसे लोग, है ना, इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, काउंटिंग होगी, उनको ना भरोसा ही नहीं होता है कि कोई जेन्युइनली काम कर सकता है. ये बोले नहीं, क्या पता आप गलत कैलकुलेशन करोगे तो अभी बैलेट बॉक्स में से आप पेपर निकाल रहे हो, सबने येस लिखा है, आप नो बोल के टोटल कर दोगे तो कौन उसके लिए फिर आंसरेबल कौन होगा. तो अपने ऐसे मेंबर को बोल सकते हैं कि काउंटिंग आपके सामने ही कर लेंगे, इवन बेटर आप खुद ही काउंट कर लेना, हमारी मेहनत भी कम, ठीक है, तो करो बैठ के काउंटिंग, कोई टेंशन नहीं. तो किसी भी मेंबर को ऐसा हो कि वोटिंग होने के बाद काउंटिंग के टाइम पे हमें प्रेजेंट रहना है, हमारे सामने काउंटिंग होनी चाहिए ताकि वो फेयर लगे और ट्रांसपेरेंट हो, तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो, साथ में बैठो, खुद काउंटिंग कर लो, हम साइड पे बैठ जाएंगे, वो भी चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं. तो ये भी अलाउ कर दिए. नेक्स्ट, द चेयरमैन शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स the mode and the time of such communication, which shall in any case be within 24 hours of the closure of meeting, in case the date and venue is not announced. कि अब कब वोटिंग होने वाली है वो अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं. Where a poll is to be taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of person as he deems necessary to scrutinize the poll process. वो स्क्रूटिनाइजर की बात पीछे हो रही थी, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है और उनकी रिपोर्ट के बेस पे आगे रिजल्ट डिक्लेयर होगा. रिजल्ट ऑफ द पोल shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. Implied हो गया, इसलिए तो हमने वोटिंग करवाई. क्लियर. अब ये जो स्टोरी थी, इसके साथ साथ एक रूल आ रहा है, उसमें ये स्क्रूटिनाइजर की क्या सिचुएशन है, वो कैसे काम करता है, उसका आपको एक प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है. तो जो पीछे हम स्क्रूटिनाइजर की स्टोरी देख रहे थे, ये उससे लिंक्ड है. अब ये आंसर आप पहले एक बार रीड करके आ सकते हो, उसको नोट कर लो. ये प्रोसेस दे रखा है स्टेप बाय स्टेप और बड़ा सिंपल पार्ट है. बाकी सारी स्टोरी वोटिंग वाली ही चलेगी, बीच में स्क्रूटिनाइजर हर चीज में मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये देखने को मिलेगा. फिर आ गया वोटिंग बाय पोल इन जनरल मीटिंग, वो हम देख चुके हैं. वोटिंग के सारे मेथड हमने भी बात करी ली, पोल वाला भी पॉइंट कवर हो गया. 110 देख लो, पोस्टल बैलेट. ये भी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया था. पोस्टल बैलेट सब्जेक्टिव है, रिजोल्यूशन क्या पास करना है उस पर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर होगा उतना बात पोस्टल बैलेट तक जाएगी. अब है ना, बहुत सारे सेक्शंस में एक्ट में उन्होंने इन बिटवीन लिखा हुआ है कि दिस रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय पोस्टल बैलेट ओनली. तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट मैटर है और यहाँ पे आपको ना हर इन्वेस्टर को वोट करने का मौका देना पड़ेगा, भले वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है. तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी हो गया. जहाँ पोस्टल बैलेट मैंडेटरी हुआ उसमें रिमोट ई वोटिंग 108 सेक्शन बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो ही जाता है, क्योंकि आजकल कंपनीज के लिए वो कन्वीनियंट है. जिसपे कंपलसरी नहीं होगा ना, वो वही मेथड फॉलो करेगा, वो ईजी पड़ता है. तो ये इम्प्लाइड बात होगी. अब इसके अंदर वर्ड टू वर्ड अपने अभी अगर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि कोई टेक्निकल पॉइंट्स आने वाले नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते. आप पीछे लिस्ट देख लो, स्पेसिफिक तो बात वही है ना कि कब ये होता है. नेक्स्ट पेज पे ना एक लिस्ट दे रखी है, रूल नंबर 22 है कंपनीज रूल्स का. 2 मिनट लेके आप वो लिस्ट अभी खुद ही पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि सारे मैटर्स में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है. और ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है, वो भी लिंक हो जाएगा. देख लो, कुछ नहीं समझ आए तो बोलो. बोलो, हो गया कंप्लीट? कोई डाउट किसी पॉइंट में? एग्जाम्पल्स क्लियर? सारे याद नहीं होंगे चलेगा, लेकिन थोड़े बहुत कोट करने हो तो 3-4 पॉइंट्स भी आपको याद हो. पोस्टल बैलेट के बारे में पूछा है तो आप इसको एनलिस्ट कर सकते हो. चलो देखते हैं आगे. नेक्स्ट, रिसाइनिंग द रिजोल्यूशन. एक रिजोल्यूशन जो आपने पोस्टल बैलेट से पास करवाया है उसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते रिजल्ट आने के बाद. अगर वो रिजोल्यूशन कैंसिल करना है ना, तो उसके लिए भी फिर से वोटिंग करना पड़ेगा, तो सेपरेट रिजोल्यूशन हो जाएगा, तभी ये कैंसिल हो सकता है. ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का पार्ट है. मॉडिफिकेशन, इसमें भी सेम चीज, नो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन शैल बी मेड टू एनी रिजोल्यूशन सर्कुलेटेड टू द मेंबर्स फॉर पासिंग बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट. ठीक है, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा. जैसा रिजोल्यूशन फ्रेम किया गया था वैसे ही पास होगा और उसके ऊपर ही सब वोट करेंगे. चेंजेस करने हैं तो फिर वो सेपरेट रिजोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा वैसा. 111 देखें, सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रिजोल्यूशन. ठीक है, द कंपनी शैल ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स गिव नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ एनी प्रपोज्ड रिजोल्यूशन इंटेंडेड टू बी मूव्ड in the meeting or circulate any statement with respect to the matters referred to in the proposed resolution. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. इसमें यह है कि कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स अगर चाहते हैं कि उनके कोई प्रपोजल्स बाकी सारे मेंबर्स के सामने रखे जाए, वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं. मैनेजमेंट क्या करेगा, वो प्रपोजल बाकी सारे शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देगा. अब उनको पास ऑन करते टाइम जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो भी दे देगा. आप सब भी पढ़ लो कि कुछ मेंबर्स ने क्या रिक्विजिशन दिया हुआ है, और जब मीटिंग में हम मिलेंगे तो इसके ऊपर भी डिसीजन ले लेंगे, वोट कर लेंगे. तो ये तो होना ही चाहिए, कंपनी है, एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है. अगर शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग कोई पर्टिकुलर प्रपोजल रखना चाहते हैं जो अगर सब लोग अग्री करें तो हो सकता है कंपनी के लिए अच्छा हो, तो उसको डिस्कशन करने में तो कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए. वैसी बात हो रही.
द कंपनी शैल बी बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन ओनली इफ द रिक्विजिशन इज डिपॉजिटेड नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग। ये ड्यूरेशन अंडरलाइन कर लेना। अब शेयर होल्डर्स रिक्विजिशन दे रहे हैं मैनेजमेंट को कि भाई बाकी मेंबर्स को ये फॉरवर्ड कर दो। अब मैनेजमेंट के ऊपर भी टाइम लिमिट है ना, नोटिस कितने दिन पहले देना, वो 21 क्लियर डेज वो सब हमने पढ़ा था, तो उतना टाइम उनके पास बचेगा ही नहीं, तो लास्ट मोमेंट पे कैसे ये सब होगा। तो इसलिए बोल दिया कि आप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो ताकि वो उसका प्रिपरेशन कर सके। तो टाइम कितना बोल दिया, 6 वीक्स, तो एटलीस्ट 6 वीक्स एडवांस में इन्फॉर्म करोगे तो हो पाएगा। इन केस ऑफ अदर रिक्विजिशन नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग, ये डिपेंड करता है, अगर छोटी मोटी चीजें होंगी तो 2 वीक्स तक भी अलाउ करेंगे, नॉर्मल ड्यूरेशन 6 वीक्स रहने वाला है, क्योंकि 21 डेज तो फिर नोटिस के ही होते हैं। Statement need not be circulated if the central government declares that the right conferred is being abused to secure needless publicity। ऐसा होता है बहुत बार, मेंबर्स है ना अननेसेसरी केओस क्रिएट करने के लिए अपने राइट का यूज कर रहे हैं। जो भी वो मैटर रेज कर रहे हैं, जो प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं, उससे कंपनी का फायदा कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटी पे रोक लगा सकता है, या यह जो आपका राइट है ना वो आपको यूज करने से रोक सकता है, ये पॉसिबल है। मेंटेनेंस ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, अब ये मिनट्स वाली बात पे आ गए। सेक्शन 118 है इसके बारे में, ये सेक्शन भी पहले डिस्कस हो रहा था, मिनट्स के बारे में बात की थी कि हर मीटिंग के लिए आपको मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लूज लीव के फॉर्म में अगर है तो बाद में आप उसको बाइंड करके सीरियली नंबर्ड कर दो, चेयरपर्सन का उसके ऊपर साइन होना चाहिए, ऐसा पॉइंट्स पे बात की थी। सेम कंडीशन आ रही है। 118 provides that every company shall prepare, sign and keep the minutes of proceedings of every general meeting, including the meeting called by the requisitionist and all proceedings of the meeting of any class of shareholders or creditors or board of directors or committee of the board and resolution passed by postal ballot within 30 days of the conclusion of every such meeting concerned। तो टाइम लिमिट है, 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को मिनट्स प्रिपेयर करके रेडी करने। In case of minutes of the in case of meeting of board of directors or a committee, the minutes shall contain the name of the directors present and also the name of dissenting directors or a director who has not concurred the resolution। सेम लाइन हमने पीछे वाले चैप्टर में बोर्ड मीटिंग वाले में भी पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है। चेयरमैन शैल एक्सरसाइज इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, इस पे बात हुई थी ना, कोई ऐसे मैटर जो उनको डिफेमेटरी लगते हो, अननेसेसरी लगते हो और नहीं इंक्लूड करने मिनट्स के अंदर, तो वो डिनाई कर सकते हैं, वो उनके पास पावर रहेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मिनट्स कैप्ट शैल बी एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड इन द मीटिंग, इम्प्लाइड है, तो फेयर और करेक्ट समरी उसमें होनी चाहिए। और लास्ट में सबसेक्शन 10 क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग। तो इन शॉर्ट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, बोर्ड मीटिंग में SS1, जनरल मीटिंग में SS2, ये सबके लिए कंप्लायंस है। फिर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, रिपीट पॉइंट्स जाने देते हैं, सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द मिनट्स, हेड पॉइंट से भी काम हो जाएगा। पहले तो बोला यूनिफॉर्मिटी इन द मैनर ऑफ मेंटेनिंग द मिनट्स, एक प्रॉपर सिस्टम या एक कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, उसमें प्रेजेंटेशन एक सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए, पेज को नंबरिंग करना है, सब देखा, एकदम बेसिक बात है। बाइंडिंग लूज लीव फॉर्म में है तो बाइंड कर लेना उसको। कहाँ पे मेंटेन करेंगे मिनट्स बुक, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ये तो इम्प्लाइड। उसके बाद भी SS2 का ही पार्ट चल रहा है, कुछ कंटेंट्स उसमें दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। जनरल कंटेंट्स में बता रहे हैं द मिनट शैल स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, डे, डेट, वेन्यू, टाइम, ओके ठीक है। In case a meeting is adjourned, the minutes shall be entered in the respect of the original meeting as well as the adjourned meeting। ये भी एक आपको जनरल गाइडलाइन दे दी, adjourned meeting के भी minutes रिकॉर्ड होने चाहिए और ओरिजिनल मीटिंग के भी होंगे। Minutes in respect of a minute or a meeting convened but adjourned for want of quorum, a statement to that effect shall be recorded by the chairman or any director present at the meeting in the minutes। adjourned हो गई मीटिंग और उसका रीजन क्या है, कोरम फ्रेम नहीं हुआ, तो उस वजह से एडजर्नमेंट किया, तो मिनट्स में ये बात भी नोट होगी कि हमने एडजर्नमेंट क्यों किया, ये सब बातें इम्प्लाइड है। Minutes shall record the name of the director and CS present at the meeting, attendance वाला पार्ट हो गया। The name of the director shall be listed in alphabetical order or in any other logical manner, but in either case starting with the name of the person in the chair। बोला है कि मिनट्स में जब आप एंट्री कर रहे होगे कौन लोग थे, सबसे पहला नाम चेयरपर्सन का होगा, उसके बाद फिर सारे मेंबर्स के नाम, और वो नाम या तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो या और कोई अगर सिस्टम है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। स्पेसिफिक कंटेंट्स में लिस्ट दे रखी है, ये रीडिंग लिस्ट है, मैं भी पूरी डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए वो आप पढ़ सकते हो उसको। अगेन इसमें जैसे एक एक लाइन के पॉइंट्स है, अगर 4 या 5 मार्क्स तक चला जाता है कंटेंट, 8 to 10 पॉइंट्स अगर आपको याद है तो मोर देन इनफ, सारे वर्ड टू वर्ड लिखने की नीड नहीं। मिनट्स ऑफ ई वोटिंग एंड पोस्टल बैलेट, ये मैटर भी मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होगा, वर्ड टू वर्ड अभी नहीं रीड करेंगे, अब अंदर का डेटा पढ़ना, पीछे सेक्शन से रिलेट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स में फिर से क्या आ गया, ठीक है। फेयर और करेक्ट समरी होनी चाहिए, किसके ऊपर बर्डन है मिनट्स बुक मेंटेन करने का, आपके ऊपर, वो देख लेना, कंपनी सेक्रेटरी का काम है ये। कंपनी सेक्रेटरी अगर अपॉइंटेड नहीं है कंपनी में, जरूरी नहीं है, तो बाकी बोर्ड में से कोई भी ये काम कर सकता है। चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग के लिए जो मिनट्स बने हैं ना उसके अंदर सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो जाए,
काम करेगा कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन वेरीफाई करने का काम मीटिंग के चेयरपर्सन करेगा, ये बोला। डिस्क्रिशन वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है। क्लियर प्लेन लैंग्वेज, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस। अभी थोड़ा इंग्लिश ग्रामर वाली बात है, तो ये भी सब्जेक्टिव है, आपको आइडिया लगता है नहीं, ठीक है, चलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन जो डिस्कस हुआ है सबका रेफरेंस होना चाहिए, ओके। 30 डेज वाला पॉइंट भी सेम है, और कंपनी सेक्रेटरी को ये काम करना है, बार बार बोल रहे हैं, याद करवा रहे हैं। साइन कौन करेगा वो अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट पेज पे बोला है। मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन बाय एनी डायरेक्टर हु वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज। तो चेयरपर्सन के साइन ले लो, या कोई प्रॉब्लम है तो किसी और डायरेक्टर के भी साइन ले सकते हैं जिसको अथॉरिटी दी हो। चेयरमैन शैल इनिशियल ईच पेज ऑफ द मिनट्स, हर पेज पे साइन करना पड़ेगा। साइन द लास्ट पेज एंड अपेंड टू सच सिग्नेचर द डेट ऑन विच एंड द प्लेस वेयर ही हैज साइंड द मिनट्स। तो ये मेंशन करना जरूरी है। एनी ब्लैंक स्पेस इन अ पेज बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द मिनट्स एंड द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन शैल बी स्कोर्ड आउट। स्कोर्ड आउट का मतलब है कि उस पर एक लाइन करके उसको क्रॉस कर दो। इन शॉर्ट, मिनट्स का लास्ट पेज जो है वो अपर हाफ में खत्म हो गया, पेज खाली है। अब वो साइन तो लास्ट में करेंगे, बीच में जो स्पेस है ना उसका मिसयूज हो सकता है, किसी ने बाद में कुछ लिख दिया तो इसलिए वो जगह को कट डाउन कर दो ताकि उसमें और कोई कुछ लिख ना सके। ये एक बेसिक पॉइंट बताया हुआ है जिसमें कोई फ्रॉड या प्रॉब्लम ना आ जाए। इफ द मिनट्स आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेयरमैन शल साइन द मिनट्स डिजिटली। डिजिटली का मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करके वैसे वेरीफाई कर सकते हैं। रूल्स में रीडिंग पॉइंट्स है, साथ में रीड करने, अभी डिस्कस नहीं करते उसको। सिंपल हेड पॉइंट्स आप देख लो। हर मीटिंग के लिए अलग अलग मिनट्स बुक बनानी है, ये पॉइंट बोला। मेंटेन कैसे करना है वो हमने पीछे भी देखा। साइनिंग वाला पॉइंट अभी ऊपर डिस्कस हुआ है, और प्रिजर्वेशन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वो पॉइंट भी देखा। तो रिपीट है तो फिर बार बार अपने नहीं पढ़ेंगे, चल जाएगा। लास्ट पेज पे आना, इसके 385 पे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, तो बोला परमानेंटली, कोई नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बोले, परमानेंटली इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद टाइम स्टैम्प। ये कुछ आइडिया है टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प किसे बोलते हैं? डेट और टाइम उसमें दिख रहा होगा, सिस्टम ही आपको दिखाएगा, या आपके फोन में कैमरा में भी तो सेटिंग होती है ना, फोटो क्लिक करते हैं तो नहीं आता। एक होता है वो वाटरमार्क या फिर मैन्युफैक्चरर का स्टैम्प आता है कि भाई दिस फोटो वाज शॉट ऑन दिस मोबाइल फोन, भाई वीवो है, आईफोन है, वो मेंशन आता है, फोटो में आ ही जाता है। ये टाइम स्टैम्प भी तो आता है, डेट और टाइम। आप फोटो क्लिक करो नॉर्मली, बस सेटिंग्स में आपने टाइम स्टैम्प ऑन रखा है, तो जिस टाइम पे वो फोटो खींची तो उसमें डेट और टाइम दिखेगा, तो वो टाइम स्टैम्प बोला जाता है। तो अगर कहीं प्रूफ में देना होता है ना कि फोटो कब खींचा गया था, तो टाइम स्टैम्प का ऑप्शन आप ऑन रख सकते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में क्या बोला है? फाइलिंग ऑफ सर्टेन रिजोल्यूशन अग्रीमेंट। ये कोई सेक्शन को लेके उसमें अमेंडमेंट है, पर देख लेते हैं क्या बोला है। बाकी का रिलेटेड सेक्शन तो दिया नहीं, अभी के लिए उसको छोड़ दो, देख लेते हैं आगे। वो सेक्शन में जहाँ रिलेट होगा बता दूंगा, क्योंकि 179(3) अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं रहे, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। कंप्लीट है, और कुछ बाकी तो नहीं है चैप्टर में। वो 115 वाला सेक्शन इसी में था, देख लेते हैं। एक टॉपिक बाकी है मेरे हिसाब से, एक पेज नंबर 366 पे आप देखना ना। यहाँ पे एक सेक्शन 115 है, वो अपन ने डिस्कस नहीं किया था, वो कंप्लीट करवा देता हूँ। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये एग्जैक्टली वैसा पॉइंट हो गया जो अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन अगर पास करवाना हो, या किसी कोई प्रपोजल आपको रखना है, सिलेक्टेड मेंबर्स को अगर ऐसा कुछ करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके बाकी के शेयर होल्डर्स तक ये मैसेज पास ऑन करवा सकते हैं। ये एग्जैक्टली उसी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। स्पेशल नोटिस उसी को बोला गया। अब यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब से कुछ लिमिट्स अलग हो सकती हैं, तो वो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। This section provides that where by any provision contained in this act or in the articles of a company, special notice is required of any resolution. Notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of total voting power of holding shares on which such aggregate sum is not exceeding 5 lakh rupees has been paid up. तो ये 5 लाख वाला अमाउंट सिमिलर है, लेकिन बाकी कंडीशन में फर्क है। 1/10 बोला था, 1% बोला है, ये डिफरेंट सिचुएशन हो रही है। नेक्स्ट, प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये स्पेसिफिक हो गया, कौन कौन से मैटर में ये सेक्शन यूज में आएगा वो स्पेसिफाइड है। वहां पे तो इन जनरल बोला था ना, कोई पर्पस आपको स्पेसिफाई नहीं किया था, एनी रिजोल्यूशन बोला था। यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स है। फर्स्ट जो मैटर है दैट रिलेट्स टू रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज एन ऑडिटर एट द एजीएम।
अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके जो भी मैटर होता है उसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल नोटिस या कोई रिजोल्यूशन पास करवाना हो तो 115 वाला सेक्शन बाकी के शेयर होल्डर्स यूज कर सकते हैं। ये तब होगा कि एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है और एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स किसी को मतलब नॉमिनेट करना चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से नया ऑडिटर होना चाहिए, हम इसका प्रपोजल रख रहे हैं, बाकी शेयर होल्डर्स को हम पूछना चाहते हैं, अगर इसके नाम के ऊपर कंसेंट बनता है तो इसी को अपॉइंट करेंगे। तो ऐसा प्रपोजल आप 115 के थ्रू दे सकते हो और उसमें 1% और 5 लाख वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। दूसरा मैटर क्या बोला, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस। ये दूसरी सिचुएशन हो गई, एक नए ऑडिटर को अपॉइंट करने को लेके, एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को निकालने को लेके, तो ये 115 का पावर रहेगा। प्रोसीजर में सिंपल कंडीशन है, पहले स्पेशल नोटिस जो भी है वो साइन किया जाएगा बाय द रिक्विजिट मेंबर्स, वो कंपनी के मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे। उस पर टाइम लिमिट दे रखी है, कितने दिन पहले आपको सबमिट करना है, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। तो ये टाइम स्लॉट दे रखा है कि इसके बीच में आप ये नोटिस कंपनी को जो है इन्फॉर्म कर देना ताकि वो आगे मेंबर्स को फॉरवर्ड कर सके। जैसे ही कंपनी को ये नोटिस मिलेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नोटिस जो है बाकी मेंबर्स को फॉरवर्ड कर दे। पब्लिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो सकता है, 1 to 1 भी भेज सकते हैं एंड देन मीटिंग में मैटर डिस्कस हो जाएगा। तो ये स्पेशल नोटिस वाला पावर है। 115 इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पास्ट एग्जाम्स में उन्होंने रिपीट किया हुआ है तो वापस भी आ सकता है क्योंकि ये स्पेशल प्रोसीजर है ना, तो जिसको पता होगा वही मेंशन कर पाएगा, तो पढ़ना जरूरी है। बाकी के सेक्शन तो कवर हो गए थे सारे, तो इसके साथ आपका जनरल मीटिंग वाला टॉपिक पैकअप है। बस आज के लिए इतना काफी है।